अजय और मुक्ता की शादी को 7 साल बीत चुके थे। दोनों की जिंदगी दिल्ली की भाग दौड़ भरी दुनिया में किसी तरह चल रही थी। अजय एक निजी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन उसमें स्थिरता का अभाव था। कभी प्रोजेक्ट्स की कमी के चलते छटनी की तलवार सिर पर लटकती, तो कभी ओवरटाइम के बिना महीने का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। दूसरी ओर मुक्ता एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका थी। उसकी नौकरी स्थिर थी और हर महीने एक निश्चित राशि खाते में आ जाती थी। लेकिन बढ़ती महंगाई के दौर में उसकी सैलरी भी परिवार की जरूरतों को पूरा करने में कम पड़ने लगी थी। दोनों की आय मिलाकर भी घर का खर्च, बचत और भविष्य की योजनाएं पूरी करना एक चुनौती बन चुका था। शादी के शुरुआती दिन बड़े सुहाने थे। दिल्ली के एक छोटे से किराए के फ्लैट में दोनों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। शाम को एक कप चाय के साथ बैठकर वे भविष्य के सपने बुनते थे। सपने बड़े नहीं थे, लेकिन उनके पीछे एक गहरी चाह थी। एक अपना घर, बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य और परिवार की छोटी छोटी खुशियां। अजय और मुक्ता दोनों मेहनती थे। वे सोचते थे कि अगर मिलकर मेहनत करें, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ें, तो एक दिन अपने सपनों को हकीकत में बदल लेंगे। लेकिन जिंदगी की राहें उतनी आसान नहीं होती जितनी सपनों में दिखती हैं। जल्द ही उन्हें हकीकत का कड़वा स्वाद चखने को मिला। शादी के 2 साल बाद अजय ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बैंक से 25 लाख रुपए का लोन लेने का मन बनाया। इस फैसले के पीछे कई वजहें थीं। सबसे बड़ी वजह थी कि वे किराए के घर से तंग आ चुके थे। हर महीने किराया देना ऐसा लगता था जैसे पैसा पानी में बह रहा हो। हर बार मकान मालिक का किराया बढ़ाने का दबाव, सामान शिफ्ट करने की परेशानी और कभी कभार मकान खाली करने की धमकी, ये सब अजय और मुक्ता को परेशान कर रहा था। दूसरी वजह थी अजय की छोटी बहन तान्या की पढ़ाई। तान्या बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज की फीस लाखों में थी। अजय के पिता का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था और माँ सुषमा देवी घर की जिम्मेदारियों को संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि तान्या की फीस का इंतजाम बिना लोन के हो सके। अजय का दिल कहता था कि अगर बहन का सपना टूट गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने सोचा, पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन सपनों का क्या? अगर तान्या का सपना अधूरा रह गया तो उसका दर्द उसे जिंदगी भर रहेगा। अजय ने ज्यादा सोच विचार किए बिना लोन के लिए आवेदन कर दिया। उसने 25 लाख रुपए का लोन लिया। 15 लाख अपने सपनों के घर के लिए और 10 लाख तान्या की मेडिकल की पढ़ाई के लिए। मुक्ता को इस फैसले पर पूरा भरोसा नहीं था। उसने अजय से कहा भी, इतना बड़ा लोन लेना ठीक है? हमारी आय को देखते हुए क्या हम इसे चुका पाएंगे? लेकिन अजय का जवाब हमेशा एक ही था, सब ठीक हो जाएगा, मैं और मेहनत कर लूंगा, ओवरटाइम करूंगा, फ्रीलांस प्रोजेक्ट लूंगा, तुम चिंता मत करो। मुक्ता ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वो जानती थी कि अजय अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। लोन मिलने के बाद अजय और मुक्ता ने दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा और सुंदर सा फ्लैट खरीद लिया। तान्या की मेडिकल कॉलेज की फीस भी जमा हो गई और वो अपनी पढ़ाई में जुट गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोन की ईएमआई ने अजय और मुक्ता की जिंदगी पर बोझ डालना शुरू कर दिया। हर महीने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता। बाकी बचे पैसे से घर का खर्च, बिजली पानी का बिल और दूसरी जरूरतें पूरी करना मुश्किल होने लगा। अजय ने ओवरटाइम करना शुरू किया। कई बार वो रात रात भर जागकर प्रोजेक्ट्स पूरे करता। मुक्ता भी अपनी स्कूल की नौकरी के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगी, लेकिन ये सब भी पर्याप्त नहीं था। धीरे धीरे तनाव ने उनके रिश्ते पर असर डालना शुरू कर दिया। पहले जहां शाम को चाय की चुस्कियों के साथ हंसी मजाक होता था, अब वहां छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। अजय को लगता कि मुक्ता उसकी मेहनत की कद्र नहीं करती और मुक्ता को लगता कि अजय ने बिना पूरी तरह सोचे समझे इतना बड़ा लोन लेकर उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। तान्या की पढ़ाई और माँ की छोटी मोटी जरूरतों का खर्च भी अजय के कंधों पर था। वो हर दिन एक नई जंग लड़ रहा था। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और लोन की ईएमआई। फिर भी अजय और मुक्ता ने हार नहीं मानी। दोनों ने तय किया कि वे इस मुश्किल वक्त को एक साथ पार करेंगे। मुक्ता ने अपनी ट्यूशन से होने वाली कमाई को बचत में डालना शुरू किया
और अजय ने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर और ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक था, नया घर बन गया था, 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट, लेकिन अपना। तान्या का एडमिशन हो गया और वो पढ़ाई में जुट गई। मुक्ता खुश थी, लेकिन मन में एक डर था। वो कहती, अजय, लोन की ईएमआई हर महीने 30,000 है, हमारी कंबाइंड सैलरी 80,000 है, लेकिन खर्चे भी तो हैं। अजय हंसकर टाल देता, मुक्ता चिंता मत करो, एक बार प्रमोशन हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन समय बीतते बीतते बोझ बढ़ता गया। हर महीने की पहली तारीख को ईएमआई कट जाती और बाकी पैसों से घर चलाना मुश्किल हो जाता। बिजली का बिल, पानी, राशन, दवाइयाँ, सब कुछ सोच समझ कर खरीदना पड़ता। कई बार महीने के अंत में मुक्ता अपनी सहेली से उधार लेती या अजय क्रेडिट कार्ड यूज करता। एक बार तो अजय की कंपनी में देरी से सैलरी आई और ईएमआई बाउंस हो गई। बैंक से कॉल आया और पेनल्टी लगी। उस रात मुक्ता खूब रोई। अजय, हमें खर्चे कम करने होंगे, पार्टीज, बाहर खाना सब बंद करना होगा। अजय ने भी सहमति जताई और वादा किया, लेकिन वो दिल में जानता था कि ये वादे आसान नहीं। प्रोजेक्ट से लिए कभी कभी अपनी खुशी के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। इसी बीच अजय के जीवन में एक नई हलचल शुरू हुई। उसकी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसने सबको चौंका दिया। ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण था कि कंपनी की तरक्की उस पर टिकी थी। अजय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और इसके साथ ही उसका काम का बोझ कई गुना बढ़ गया। दिन के उजाले से लेकर रात की गहराई तक वो लैपटॉप के सामने बैठा कोड लिखता, मीटिंग्स में हिस्सा लेता और क्लाइंट की मांगों को पूरा करने की जद्दोजहद करता। कई रातें तो ऐसी बीती कि वो घर ही नहीं लौट पाया। ऑफिस की कुर्सी पर ही आंखें मूंद कर कुछ घंटों की झपकी ले लेता। मुक्ता रात को उसका इंतजार करती, फोन पर उसकी आवाज सुनकर तसल्ली करती, लेकिन मन में एक अनजानी सी बेचैनी रहती। इस मेहनत का फल भी मिला। कुछ महीनों बाद अजय को एक छोटा सा प्रमोशन मिला। उसकी सैलरी में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई और कंपनी ने उसे एक नई जिम्मेदारी दी, टीम लीडर की। घर में ये खबर सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई। मुक्ता ने मिठाई बनाई और तान्या ने अपने भैया को गले लगाकर बधाई दी। सुषमा देवी ने मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। मुक्ता ने सोचा कि अब शायद लोन की ईएमआई चुकाना थोड़ा आसान हो जाएगा। पिछले कुछ सालों से लोन का बोझ उनके सिर पर सवार था। हर महीने की 15 तारीख को बैंक के खाते से पैसे कटते और बाकी खर्चों के लिए मुक्ता को हिसाब किताब में जादूगरी करनी पड़ती। इस बढ़ोतरी ने उसे थोड़ी राहत की सांस दी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। प्रमोशन के साथ अजय की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। अब उसे न सिर्फ अपने काम की देखभाल करनी थी, बल्कि पूरी टीम को संभालना था। मीटिंग्स, डेडलाइंस और क्लाइंट के दबाव ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। वो सुबह जल्दी निकलता और देर रात घर लौटता, कभी कभी तो बच्चों के सोने के बाद। मुक्ता अकेले ही घर संभालती, सुबह सबके लिए खाना तैयार करना, टिफिन बनाना, फिर खुद स्कूल में पढ़ाने जाना। शाम को लौटकर वो फिर रसोई में घुस जाती, खाना बनाती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और सुषमा देवी की दवाइयों का ध्यान रखती। धीरे धीरे ये रूटीन उसे थकाने लगा। एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, शरीर में कमजोरी और सिर में भारीपन। डॉक्टर ने जांच की और साफ कहा, ये स्ट्रेस की वजह से है, आपको आराम की जरूरत है। मुक्ता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, आराम तो सपने में भी नहीं मिलता। अजय ने मुक्ता को इस हाल में देखा तो उसका दिल टूट गया। उस रात जब मुक्ता बुखार में बिस्तर पर थी, अजय उसके पास बैठा। उसने मुक्ता का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बहुत बोझ दे दिया है। शायद वो लोन लेना ही गलती थी। अगर मैंने अपना घर लेने की जिद न की होती तो आज तुम इस हाल में न होती। मुक्ता ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, नहीं अजय, गलती की बात मत करो। हमने ये सब अपने परिवार के लिए किया। बस थोड़ा और संयम रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बातों में हिम्मत थी, लेकिन अजय जानता था कि मुक्ता खुद को कितना थका रही है। इसी बीच सुषमा देवी की सेहत भी बिगड़ने लगी। उनकी डायबिटीज अब पहले से ज्यादा गंभीर हो गई थी। हर महीने दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था और डॉक्टर की फीस अलग। सुषमा देवी अक्सर चुपके से अपनी दवाइयां कम कर देती ताकि घर का खर्च कम हो, लेकिन जब अजय को ये पता लगता तो वो गुस्सा हो जाता। माँ, आप ऐसा क्यों करती हैं?
आपका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, वो कहता। सुषमा देवी जवाब देती, बेटा मैं बोझ नहीं बनना चाहती, तुम और मुक्ता पहले ही इतना कुछ संभाल रहे हो। उनकी ये बात सुनकर अजय का मन और भारी हो जाता था। वो जानता था कि माँ का सहारा सिर्फ वही है और वो किसी भी हाल में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। समय बीतता गया। तान्या ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वो डॉक्टर बन गई। परिवार में फिर से एक छोटी सी खुशी की लहर आई। सुषमा देवी ने मिठाई बांटी और पड़ोसियों को गर्व से बताया कि उनकी बेटी अब डॉक्टर बन गई है। अजय को लगा अब तान्या जॉब करेगी तो लोन का बोझ कुछ कम होगा और घर चलाना आसान हो जाएगा। पर जो सोचो वो कब होता है। इसी बीच सुषमा देवी ने एक नया विषय छेड़ दिया, तान्या की शादी। एक शाम जब सब खाने की मेज पर बैठे थे, उन्होंने कहा, अजय तान्या अब 25 की हो गई है, अब उसकी शादी की बात करना चाहिए, कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। अजय के माथे पर बल पड़ गए। घर अभी भी लोन के बोझ तले दबा था। ईएमआई हर महीने चुपके से खाते से पैसे खींच लेती थी, ऊपर से माँ की दवाइयों का खर्च और अब शादी की बात। वो चुप रहा, लेकिन मुक्ता ने उसकी आंखों में चिंता देख ली। सुषमा देवी ने आगे कहा, मैंने तो सुन रखा है कि पड़ोस की रीना की शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई है, बड़ी धूमधाम थी शादी में, हमारी तान्या को भी ऐसा ही रिश्ता चाहिए। तान्या जो अब तक चुप थी अचानक बोल पड़ी, हाँ भाभी, रीना की शादी देखी थी मैंने, इतना बड़ा घर, गहने, गाड़ियाँ, सब कुछ परफेक्ट था, मेरी शादी भी ऐसी ही होनी चाहिए। मुक्ता ने उसे प्यार से समझाया, तान्या शादी प्यार और सम्मान से होती है, दिखावे से नहीं। सही इंसान मिले जो तुम्हें समझे वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन तान्या की आंखों में अपनी सहेलियों की शादियों की चमक धमक साफ दिख रही थी। वो मुक्ता की बात सुनकर भी नहीं मानी। उसका मन एक भव्य शादी का सपना देख रहा था, जिसमें सब कुछ वैसा हो जैसा उसने फिल्मों में देखा था। अजय रात को बिस्तर पर लेटा तो नींद नहीं आई। एक तरफ माँ की सेहत, दूसरी तरफ लोन और अब तान्या की शादी की चिंता। वो सोचता रहा कि क्या वो सचमुच अपने परिवार को वो सब दे पाएगा जो वे चाहते हैं। एक सुबह सुषमा देवी टहलकर अपने घर पहुंची। उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। एक रिश्ता आया था। लड़का रवि एक मशहूर होटल चेन का मालिक था, अमीर परिवार से। सुषमा देवी अजय से बोली, बेटा ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है हमारी तान्या के लिए। उन्होंने कहा, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता, तान्या भी बहुत खुश है, वो हमेशा से ऐसा ही घर चाहती थी। माँ बोलती जा रही थी, लेकिन अजय के मन में चिंता का बादल मंडराने लगा, क्योंकि बड़ी शादी का मतलब था लाखों का खर्च। दोनों की सैलरी मिलाकर महीने का खर्च और पिछले लोन की ईएमआई किसी तरह चल रही थी। उन लोगों की दहेज की डिमांड तो नहीं थी, लेकिन भव्य शादी का मतलब था महंगी होटल बुकिंग, गहने, कपड़े, गिफ्ट्स और रस्में। सब मिलाकर कम से कम 15 लाख का खर्च अनुमानित था और अजय की सेविंग्स थी सिर्फ 2 लाख। उसने मुक्ता से रात को बात की, क्या करें, माँ और तान्या की खुशी के लिए लोन लेना पड़ेगा। मुक्ता ने चिंतित स्वर में जवाब दिया, एक और लोन अजय? पुराना लोन अभी चुकाया नहीं, नया लोन कैसे मैनेज करेंगे? हमारी सैलरी से तो पहले ही मुश्किल हो रही है। लेकिन अजय का मन नहीं माना। उसने माँ और बहन की खुशी को प्राथमिकता दी और 10 लाख का पर्सनल लोन ले लिया। अब उनकी मासिक ईएमआई 30,000 से बढ़कर 40,000 हो गई, जो उनकी संयुक्त आय का एक बड़ा हिस्सा थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई। सुषमा देवी ने एक लंबी लिस्ट बनाई, सोने के गहने, डिजाइनर लहंगे, डेकोरेशन और मेहमानों के लिए शानदार खाना। तान्या हर दिन शॉपिंग के लिए निकलती, नए नए डिजाइन्स देखती और अपनी सहेलियों को अपनी शादी की भव्यता के बारे में बताती। अजय और मुक्ता दिन रात बजट को संतुलित करने की कोशिश करते, लेकिन खर्च बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक अनपेक्षित तूफान आया। शादी से 2 महीने पहले अजय की कंपनी में रिसेशन की खबर आई। कई कर्मचारियों की छटनी हो गई। अजय की नौकरी तो बची, लेकिन उसकी सैलरी में 15% की कटौती हो गई। घर में हड़कंप मच गया। रात को अजय सो नहीं पाता था और मुक्ता चुपके से बाथरूम में जाकर रोती थी। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि खर्च कम करना होगा। उन्होंने होटल के भव्य रिसेप्शन को कैंसिल कर घर पर छोटी सी रिसेप्शन करने का प्लान बनाया।
गहनों की लिस्ट छोटी की और डेकोरेशन को सादगी भरा रखने का फैसला किया। लेकिन सुषमा देवी इस फैसले से नाराज हो गईं। बेटा, लोग क्या कहेंगे? उन्होंने गुस्से में कहा। तान्या हमारी इकलौती बेटी है, उसकी शादी साधारण कैसे हो सकती है? मोहल्ले वाले और रिश्तेदार हंसेंगे। तान्या भी उदास हो गई। उसने अजय से रोते हुए कहा, भैया, मेरी सहेलियां मेरे सपनों का मजाक उड़ाएंगी। मैं हमेशा से एक ग्रैंड शादी चाहती थी। अजय का दिल टूट गया। वो अपनी माँ और बहन को निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन मुक्ता की चिंता भी उसे सता रही थी। घर में तनाव बढ़ता गया। एक रात अजय और मुक्ता के बीच तीखी बहस हो गई। मुक्ता ने गुस्से में कहा, तुम हमेशा दूसरों की खुशी देखते हो, लेकिन मेरी क्या? मैं दिन भर स्कूल में पढ़ाती हूँ, घर संभालती हूँ और लोन का बोझ मुझ पर भी है। क्या मैं इंसान नहीं? अजय चुप रहा। उसका मन भारी था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उसने एक फ्रीलांस कोडिंग जॉब ले लिया। अब वो दिन में अपनी कंपनी का काम करता और रात 2 बजे तक कोडिंग। मुक्ता ने भी अपने स्कूल के बाद शाम को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों की नींद और सेहत पर असर पड़ने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। शादी से 1 हफ्ता पहले एक और मुसीबत सामने आई। तान्या की होने वाली सास मधु जी ने फोन पर कहा, हमारे परिवार में ट्रेडिशन है कि लड़की वाले कार गिफ्ट करते हैं। अजय ने विनम्रता से मना करने की कोशिश की, लेकिन सुषमा देवी ने दबाव डाला, बेटा, रिश्ता टूट जाएगा, हमें उनकी इज्जत रखनी होगी। मजबूरी में अजय और मुक्ता ने अपनी पुरानी कार बेच दी और एक नई कार के लिए एक और लोन लिया। अब उनका कुल कर्ज 40 लाख तक पहुंच गया। मुक्ता का चेहरा उदास था, लेकिन वो चुप रही। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सब कुछ भव्य था। फूलों की सजावट, मधुर संगीत और सैकड़ों मेहमान। तान्या अपनी शादी के लहंगे में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। मेहमानों की तारीफें, रिश्तेदारों की बधाइयां, सब कुछ वैसा था जैसा सुषमा देवी और तान्या ने सपना देखा था। लेकिन अजय और मुक्ता के चेहरों पर थकान और तनाव साफ दिख रहा था। रस्मों के बीच अजय को अचानक चक्कर आया। मेहमानों ने उसे कुर्सी पर बिठाया और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने साफ कहा, ये स्ट्रेस की वजह से है, आपको आराम की जरूरत है। लेकिन अजय रुका नहीं। उसने पानी पिया, मुस्कुराया और फिर से मेहमानों के बीच चला गया। शादी खत्म हुई। तान्या अपने घर चली गई। सुषमा देवी खुश थी कि उनकी बेटी का सपना पूरा हुआ, लेकिन अजय और मुक्ता के लिए असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। 40 लाख का कर्ज, बढ़ती EMI और घटती सैलरी। हर रात जब घर शांत होता, अजय और मुक्ता एक दूसरे को देखते और उनके मन में एक ही सवाल उठता, क्या ये सब जरूरी था? शादी के बाद तान्या तो हनीमून पर चली गई, लेकिन घर में सन्नाटा छा गया। शादी के खर्च के बिल आए 5 लाख एक्स्ट्रा। अजय और मुक्ता की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दोनों ने बैठकर हिसाब किया। अब EMI 45,000, हमारी सैलरी 70,000, कैसे चलेगा? मुक्ता ने कहा, हमें प्लान बनाना होगा। उन्होंने बजट बनाया, राशन लिस्ट, कोई बाहर खाना नहीं, बच्चे की प्लानिंग पोस्टपोन। बस अब उनके जीवन में सिर्फ काम काम और काम ही बचा था। समय बीतता गया। जीवन अपनी सामान्य गति में लौटने लगा था। तान्या की शादी के बाद घर में कुछ सुकून लौट आया था, लेकिन खुशियां जैसे अभी पूरी नहीं हुई थीं। कुछ महीनों बाद खबर आई कि तान्या मां बनने वाली है। ये सुनकर घर में उत्साह की लहर दौड़ गई। सुषमा जी की आंखों में चमक लौट आई, जैसे वर्षों बाद उनके जीवन में नई उम्मीद जागी हो। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब तो हमारी पोती आएगी, पूरे घर में किलकारियां गूंजेंगी। हमें तान्या की गोद भराई बहुत धूमधाम से करनी है, ताकि सबको पता चले कि सुषमा जी के घर खुशियों का सागर उमड़ पड़ा है। पूरा घर उनकी उमंग से भर उठा, लेकिन उस खुशी के बीच अजय के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। वो जानता था कि पिछला लोन अभी तक चुकाया नहीं गया है। हर महीने बैंक की किस्तें उसकी आधी तनख्वाह खा जाती थीं। घर चलाने, माँ के इलाज और अपनी जिम्मेदारियों के बीच वो पहले से ही थका हुआ था। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए माँ को खुश करने की कोशिश की। लेकिन जब सुषमा जी ने जोर देकर कहा कि कार्यक्रम बड़े स्तर पर होना चाहिए, तब उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने धीरे से कहा, माँ, क्यों ना हम इसे सादगी से मनाएं? घर के हालात अभी ठीक नहीं हैं, लोन बाकी है।
खर्च बढ़ जाएगा तो मुश्किलें होंगी। लेकिन सुषमा जी ने तुरंत बात काट दी। अरे बेटा, तू हमेशा पैसों की ही बात करता है। बेटी की गोद भराई कोई मामूली बात है क्या? पहली बार नानी बनने जा रही हूँ मैं। क्या मैं अपनी बेटी के खुशी के मौके पर हाथ बांध कर बैठ जाऊं? माँ के स्वर में भावनाओं का सैलाब था, पर उन भावनाओं के नीचे एक सामाजिक डर भी छिपा था। लोग क्या कहेंगे? वही डर जिसने इस घर को पहले भी कई बार कर्ज के बोझ के नीचे ला दिया था। मुक्ता, जो रसोई से सब सुन रही थी, आगे आई। उसने बहुत संयमित स्वर में कहा, माँ, खुशी दिल से मनाई जाती है, पैसों से नहीं। अगर हम सादगी से भी ये रस्म करें तो भी तान्या खुश होगी। असल खुशी तो परिवार के साथ रहने में है, ना कि दिखावे में। लेकिन सुषमा जी को उसकी बात सुननी नहीं थी। उनके मन में बस यही बात थी कि समाज क्या सोचेगा। उन्होंने कहा, तुम नहीं समझोगी मुक्ता, बेटी की शादी और गोद भराई जैसी बातें इज्जत का सवाल होती हैं। पड़ोस में सब पूछेंगे कि तान्या की गोद भराई कैसी रही। क्या मैं सिर झुकाकर कहूँ कि बस साधारण थी? मुक्ता ने गहरी सांस ली, लेकिन अब चुप रहना उसे गवारा नहीं था। उसने कहा, माँ, इज्जत पैसे से नहीं मिलती। अगर हम अपनी औकात से ज्यादा खर्च करेंगे तो वही लोग बाद में हमारे पीछे बात करेंगे कि देखो, कर्ज में डूबे हुए हैं और दिखावा करते हैं। सास और बहू के बीच माहौल भारी हो गया। अजय दोनों को देखता रहा, जैसे वो किसी ऐसी जंग का हिस्सा हो जो उसे हर दिशा से तोड़ रही थी। उसी रात जब वो घर लौटा, उसने देखा कि माँ बैंक एजेंट से बात कर रही थी। टेबल पर कागज रखे थे, नए लोन का प्रस्ताव। उसके पांव वहीं थम गए। उसने धीरे से कहा, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? माँ ने सहजता से जवाब दिया, बेटा, बस थोड़ा सा लोन और ले रहे हैं, कार्यक्रम अच्छे से करना है। अब तेरे अकेले से क्या होगा? अजय के मुंह से शब्द नहीं निकले। उसकी आंखों के सामने कई दृश्य घूम गए। ईएमआई की पर्चियां, बैंक के संदेश, मुक्ता की चिंतित आंखें और उसका अपना थका हुआ चेहरा। उसने कपकपाते स्वर में कहा, माँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं पहले ही पिछले लोन के बोझ से जूझ रहा हूँ, अब और नहीं। माँ ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तू हमेशा चिंता करता रहता है। भगवान है ना, सब ठीक कर देगा। ये सुनकर मुक्ता के धैर्य का बांध टूट गया। उसने कहा, माँ, हर बार भगवान नहीं उतरेगा हमारे घर के कर्ज चुकाने। अब समय आ गया है कि हम अपनी सीमाएं पहचाने। आपने नहीं देखा कि अजय की हालत कैसी है? हर महीने वो अपनी जरूरतें भूलकर सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। क्या यही उसका इनाम है, एक और कर्ज? माँ ने पलटकर कहा, तुम औरत होकर भी औरत के सुख का मोल नहीं जानती मुक्ता। बेटी की गोद भराई कोई छोटा मौका नहीं होता। ये वाक्य जैसे मुक्ता के दिल में गहरे उतर गया। उसने बिना आंसू के मगर बेहद दृढ़ आवाज में कहा, औरत होकर ही मैं जानती हूँ कि एक घर तब टूटता है जब भावनाएं समझदारी से बड़ी हो जाती हैं, जब दिखावे के लिए लिया गया हर फैसला परिवार के भविष्य को गिरवी रख देता है। मैंने बहुत देखा, बहुत सहा, लेकिन अब नहीं। अजय ने शांत स्वर में कहा, मुक्ता, मैं माँ को कैसे समझाऊं? वो मेरी भावना समझती हैं, लेकिन समाज का डर उनके अंदर गहराई से बैठा है। मुक्ता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। तुम हर बार माँ की भावना समझते हो, लेकिन कोई तुम्हारी भावना समझता है? क्या तुम्हारे सपनों का कोई मोल नहीं? वो रोने लगी और उसी रात अपना छोटा सा बैग उठाकर बोली, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, जब तक तुम सब ये न समझो कि दिखावा कभी खुशी नहीं लाता। अजय स्तब्ध रह गया। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुक्ता के कदम थमने को तैयार नहीं थे। वो निकल गई, बिना गुस्से, बिना नफरत, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटी हुई। उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि हट था। वे बुदबुदाई, जाने दो, कुछ दिनों में मान जाएगी और खुद ही वापस आ जाएगी। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। घर का माहौल बदल गया। वो घर जो कभी हंसी खुशी से भरा था, अब खाली लगने लगा। अजय अब पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगा। उसकी तबीयत पर असर दिखने लगा। एक दिन बैंक से नोटिस आया, पिछली 2 किस्तें बकाया थीं। माँ घबरा गईं। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि लोन कोई छोटी बात नहीं थी और मुक्ता जो कह रही थी वही सच्चाई थी। उसी शाम सुषमा जी ने तान्या को फोन किया, बेटी, हमें लगता है हमने गलती की, तेरे भाई पर बहुत बोझ डाल दिया। हम तो खुशियां चाह रहे थे, पर अब समझ आया कि असली खुशी तो परिवार के साथ होती है, ना कि दिखावे में। तान्या रो पड़ी।
माँ, भैया हमेशा हमारे लिए सब कुछ करते रहे, पर अब आप लोगों ने थोड़ा सुकून दीजिए। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अजय के पास जाकर कहा, बेटा, मैंने बहुत गलती की। मैं समाज के डर में अपनी समझ खो बैठी। मुक्ता सही कहती थी, खुशियां सादगी में होती हैं और दिखावा सिर्फ रिश्ते तोड़ता है। जा बेटा, उसे वापस ले आ। अजय ने गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। वो उस शाम मुक्ता के मायके पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा रहा, कुछ कह नहीं पाया। मुक्ता ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नमी थी, पर चेहरा शांत था। अजय ने बस इतना कहा, सच में तू ही थी जो समझदार थी। मैंने देर से समझा। मुक्ता ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। बस अब हमें सादगी में जीना सीखना होगा, दिखावे में नहीं। दोनों घर लौट आए। घर में उस दिन पहली बार सुकून महसूस हुआ। माँ ने बहू से माफी मांगी। वे अपने आंसू रोक नहीं पाई। मुक्ता ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अब हम सब मिलकर ही घर चलाएंगे, बिना किसी दिखावे के। खुशियां पैसे से नहीं, साथ से आएंगी। उस दिन अजय ने अपने पुराने लोन के सारे कागज उठाए। एक बार देखा, फिर शांति से कहा, अब से कोई नया लोन नहीं, कोई छूटी प्रतिष्ठा नहीं, बस सच्चे रिश्ते, सच्ची समझ। और वो मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची और हल्की मुस्कान थी। दोस्तों, आज की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसे परिवार की जिसने आखिरकार ये समझ लिया कि प्यार और एकता की कीमत किसी दिखावे से कहीं अधिक होती है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।